गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर लिया था। सो आई होप कि आप लोग धीरे धीरे पैकेजेस सॉल्व कर रहे हैं, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट्स, सो काइंडली डू लेट मी नो। So start with the मूल concept से initially what we want to say is that कि मूल concept की ज़रूरत क्यों है। सो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो एटम है दैट इज having a radius of order of 10 raised to the power minus 8 centimeter, right? 10 to the power minus 8 centimeter, right? So yeah, 10 to the power minus 10 meters, right? 1 Armstrong में आता है। तो Bose radius भी जब हम लोगों ने calculate किया था तो that was around of the order of 10 raised to the power minus 10 meter, which is in 1 Armstrong, right? So there are atoms and then there are big materials और big products जिसको हम देख सकते हैं अपने naked eye से, right? So जो naked eye से जो हम तौलते हैं, like for example कि हमें चावल खरीदना है तो चावल खरीदने के लिए we use बैलेंस, या फिर जो आजकल तो डिजिटल बैलेंस आ गया तो डिजिटल बैलेंस से वेट कर लेते हैं, लेकिन एटम्स को वेट करने के लिए एज सच कोई हमारे पास बैलेंस नहीं है। So that's why we required a unit, a different kind of a unit, which is only applicable for a small species या फिर वैसे स्पीसीज जो कि नेकेड आई से नहीं दिख सकते हैं। हालांकि हम इसको बड़े मटेरियल्स या बड़े प्रोडक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस क्योंकि उनके लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। सो इफ यू वांट टू गो एंड बाय वन एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, लेट्स से कि हमें चावल खरीदना है या फिर आटा खरीदना है, तो यू कैन से कि जा करके दुकानदार से कि भाई मुझे 1 किलो या 5 किलो ये प्रोडक्ट चाहिए। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द एटम्स वी कैन नॉट मेजर इट इन द टर्म्स ऑफ किलोग्राम, राइट? क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा जो है आपका क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट बहुत ज़्यादा आएगा, राइट? सो what is happening in the mole concept is कि we needed a new SI unit where we can measure uh, the quantity of the atoms in the terms of moles, right? So first let us understand कि how this idea came into the picture. So we know what is the Dalton's atomic theory. So I'm not stating the Dalton's atomic theory here right now. We all know, हम इसको class 9th और class 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं. So we will start with the law of the chemical combination, जो जिसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी आता है, दैट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, right? So in that direction we can say कि a matter can be formed by these chemical combination laws, right? और ये laws हैं कौन कौन से? The first law is the law of conservation of mass, ठीक है? तो law of conservation of mass suggest कि matter can neither be created nor be destroyed, okay? And in all physical and chemical changes there is no net change in the mass during the process. So in a chemical reaction we can say कि the mass is going to be conserved, right? But it is not something like कि आपने कोई definite proportion में masses नहीं लिया है तो the mass is not going to be get conserved. So यहाँ पे जो mass conservation का idea है that is based on the idea कि वो react करना चाहिए। अगर कोई ऐसा substance है जो कि chemical reaction में react नहीं कर रहा है तो उसका mass consume नहीं होगा ना। So normally हम कैसे देखते हैं केमिकल रिएक्शन को? एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में हम लोग इसको प्रोडक्ट लिखते हैं, सेपरेटेड बाय एन एरो, राइट? तो रिएक्टेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो इट मीन्स कि इनके कंपोनेंट्स शुड टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पार्ट बच गया। सपोज लेट्स से कि हमने कोल बर्न किया है, राइट? और उस कोल में वी हैव बर्न अराउंड 1 किलोग्राम ऑफ कोल, और 1 किलोग्राम ऑफ कोल में अराउंड 250 ग्राम्स इम्प्योरिटीज हैं जो कि कंबशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं। सो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गेट 1 kg ऑफ द प्रोडक्ट, वी आर गोइंग टू गेट 750 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि 250 ग्राम आपका जो है वो रिएक्ट नहीं हुआ है।
ठीक है, तो इन इन लॉजिकल तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हैं. सो इट इज एप्लीकेबल फॉर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट होना चाहिए. ऑलराइट, it is not applicable for the impurities or such matters which are not taking part in the reaction. Anyway, so next is the law of definite proportional or combination. So a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, right? Or this law is applicable throughout the universe, right? So take an example कि हमें water चाहिए. So earth में water is H2O, और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है उसमें हम ये कह सकते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 16 gram of oxygen, right? So they are combined in the ratio of 1:8, which is a definite ratio and it is not going to change throughout the universe. आपको यूनिवर्स में कहीं और वाटर मिलेगा तो दैट वुड बी H2O, दैट इज नॉट समथिंग लाइक S2O मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा, राइट? सो द लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट कॉम्बिनेशन सजेस्ट दैट कि जो हमारा एक कंपाउंड बना है वो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास ही कंबाइन करेगा, ठीक है? सो वाटर में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऐसा होता है तो देन द कंपाउंड इज नॉट नोन एज वाटर, दैट विल बी समथिंग एल्स. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 एटम है और वो 2 एटम कंबाइन होकर के एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वी ऑल नो दैट दिस इज H2O एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, राइट? तो इन दोनों कंपाउंड को बनाने में ना हमें 2 ही एटम की आवश्यकता है, एक हाइड्रोजन की है और एक ऑक्सीजन की है, राइट? तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर सच कंपाउंड्स. तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट कि इफ 2 elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. राइट, फिर से देखते हैं क्या बोलना चाहता है कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है? तो अदर एलिमेंट का मास हमको फिक्स कर लेना है और दोनों कंपाउंड में देखना है कि एक एलिमेंट कितना कंबाइन हुआ है, राइट? सो फॉर एग्जांपल इन H2O अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 16 ग्राम्स, तब जाकर के आपको वाटर मिल रहा है. Similarly, if you see hydrogen peroxide, then in hydrogen peroxide we require 2 grams of hydrogen and 32 grams of oxygen. Okay. अब इसमें देखो एक चीज ये कॉमन है कि we have naturally a fixed mass of one of the element. ठीक है, ये दोनों कंपाउंड में हम we require 2 grams of hydrogen. तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो ये ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा? ये 1:2, वेयर मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O एंड दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, राइट? सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो. अगर कोई बोलता है कि हाइड्रोजन का ही फिक्स क्यों रखा, ऑक्सीजन का क्यों नहीं रखा, तो ऑक्सीजन का भी फिक्स कर लेते हैं. देखो ऑक्सीजन का फिक्स करते हैं. सपोज कि हमारे पास ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 ग्राम है और यहाँ 32 ग्राम, राइट? तो ऑक्सीजन का एक कोई मास ले लेते हैं, लेट्स से 16 ग्राम्स ले लेते हैं. तो इसको मैंने फिक्स कर दिया ऑक्सीजन का 16 ग्राम, राइट? और ये 32 ग्राम है, इसको 16 ग्राम में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो कन्वर्जन कैसे होगा? यही रेशियो में, क्योंकि हम अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ते हुए आए हैं, है ना? ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, राइट? तो इसका जो रेशियो है ये रेशियो हमेशा वही रहेगा, 1:16 का रेशियो है, देखो, है ना?
2:32 इज 1:16। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेता हूँ तो हाइड्रोजन का जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगा ये 1 ग्राम होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसका ऑक्सीजन का 16 ग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा करके 16 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना लेना पड़ेगा, 1 ग्राम, राइट। अब देखो कि अब मैंने क्या किया है कि ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया है विच इज 16 ग्राम इन बोथ द कंपाउंड्स, राइट। अब जो दूसरा एटम है विच इज present in the compound is hydrogen, and the ratio of the mass of hydrogen in H2O is to mass of hydrogen in H2O2। ये कितना है आपका 2:1 का रेशियो, which is also a whole number ratio, right? So this is how the law of multiple proportion by mass occurs. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉ इज गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये सजेस्ट करता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई एक गैस बनाना है, सपोज हमें NH3 बनाना है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर टेकिंग N2 गैस एंड वी आर टेकिंग H2 गैस, और इससे हम NH3 गैस बना रहे हैं, ठीक है। NH3 गैस, राइट। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस इट, वी नो हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन, हाँ, और 2NH3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गे-ल्यूसैक्स लॉ क्या बोल रहे हैं कि whenever a gas combines or are produced, ठीक है, तो ये गैस देखो N2 और H2 कंबाइन हो रहे हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है दैट रेशियो इज 1:3 का रेशियो, राइट। इस रेशियो में ही N2 और H2 कंबाइन होंगे, और साथ में इसमें ये भी लिखा है कि are produced, so when gases are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume, right। अब देखो जैसे NH3 जो फॉर्म हुआ है, इस NH3 के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स देखिए कितना है 1, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स देखिए कितना है which is 3, right। So ammonia is formed by 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen, और इसका रेशियो है आपका 1:3। सो दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड सिमिलरली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज बीइंग रिएक्टेड इन अ सेम रेशियो व्हिच इज 1:3 एंड 1:3, राइट। सो इस लॉ का कहने का ये मतलब है कि जब N2 और H2 कंबाइन होगा तो ये हमेशा 1:3 के रेशियो में कंबाइन होगा। सिमिलरली अगर कोई गैस फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे जो NH3 ले लिया हमने, मान लो कि CH4 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो CH4 गैस प्रोड्यूस होने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज वी रिक्वायर 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन एंड 4 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हालांकि कार्बन अभी यहाँ पे सॉलिड है, बट दैट इज अनदर फैक्ट। बट यहाँ पे अगर मैं बस CH4 गैस की बात करूँ तो CH4 गैस जो आपका प्रोड्यूस होगा वो 1:4 के रेशियो में प्रोड्यूस होगा, राइट। सिमिलरली अगर आप कोई और गैस ले लेते हो, लाइक क्या ले लें, CO2 देखो, जैसे CO2 गैस अगर प्रोड्यूस हुआ है तो, ठीक है। सो CO2 गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय 1 वॉल्यूम
ऑफ कार्बन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे वॉल्यूम का क्यों यूज हुआ है? बिकॉज गैसेस में हम मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं गैस में वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशन? वी नो व्हाट इज द गैसियस इक्वेशन विच इज PV is equal to nRT, राइट। इसमें जो आपका प्रेशर है विच इज द प्रेशर ऑफ गैस, राइट। V volume, V is volume of container, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं है ये, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, राइट। क्योंकि आप गैस का कितना भी अमाउंट लो दैट वे इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द होल कंटेनर। इट इज समथिंग लाइक कि जैसे आपने एक कोने में जाकर के एक परफ्यूम छिड़का है, तो दैट परफ्यूम कैन बी स्मेल्ड फ्रॉम द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम एंड दस वी कैन से कि दैट गैस हैज टेकन अप ऑल द वॉल्यूम ऑफ द रूम, right? So that's why the V is the volume of the container and N is moles of gas, T is temperature और ये टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेते हैं, ठीक है। एंड R is universal gas constant। Value is 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये इसका वैल्यू है। सो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है गैस का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन विच वी यूज फॉर नॉर्मली यूज फॉर द गैसेस, राइट। तो इसमें जैसे यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम और मोल्स का क्या रिलेशन है, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन विच इज PV is equals to nRT. So in the last part of this law, it states that provided all gases are present at same temperature and pressure, right? So same temperature और pressure अगर दो gases का है, fine, तो अगर दो gases का same pressure और temperature ले लें तो क्या होगा उससे? देखिए, अगर हमारे पास एक गैस A है और हमारे पास एक गैस B है, ठीक है। इन दोनों का प्रेशर सेम है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ PV is equals to nRT, we can say कि volume is equal to nRT by P, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, द रीजन बीइंग इज क्योंकि ये जो आपका रेशियो है दिस इज अ कांस्टेंट रेशियो, है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने इक्वेशन या फिर जो स्टेटमेंट देखा, दैट स्टेटमेंट सजेस्ट कि वो उनका जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम, राइट। सो अल्टीमेटली दैट वॉल्यूम इज रिलेटेड टू द मोल्स, ओके। सो
Let's talk about the next law, which is Avogadro law. Avogadro law क्या कहता है? स्टेटमेंट देखिए कि equal volume of all gases at the same temperature and pressure. Just give me a sec. Okay, yes. ठीक. So its statement suggests for Avogadro laws is कि equal volume of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. ठीक है. So it means that the volume of the gas at constant temperature and pressure is directly proportional to its moles. Okay. So इसका भी देखो एक calculation है. What this calculation suggest is if we take suppose कि if we take a particular condition and that particular condition is standard temperature and pressure, which is standard temperature and pressure is also known as STP. So this standard temperature and pressure is taken to be 273 Kelvin and pressure is taken to be 1 atm, right? और अगर मान लेते हैं कि if we take 1 mole of a gas, of any gas, take 1 mole of any gas, so we can say कि volume is equal to n RT by P. इसमें सबका वैल्यू रख देते हैं. वैल्यू क्या रखेंगे? मोल्स का वैल्यू 1, R का वैल्यू is 0.0821 multiplied by temperature which is 273 Kelvin divided by pressure which is 1. ठीक है. मैंने यूनिट सबका सेम लिया है. जैसे यूनिट था हमारा R का ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, राइट? और टेम्परेचर इज इन केल्विन एंड प्रेशर इज इन ATM. ठीक है. तो प्रेशर नॉर्मली जो 1 ATM होता है दैट इज 1.01325 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये 1 ATM का वैल्यू है. तो यहाँ से जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो दैट वॉल्यूम विल केम आउट टू बी 22.4 liters. Okay, and this suggests that कि irrespective of the gas, if we take 1 mole of gas at STP, the volume is going to be 22.4 liters, right? So for any gas at STP, any 1 mole gas, any 1 mole gas at STP is equal to 22.4 liters. ठीक है. और ये जो आपका STP है, ये STP हमेशा ऐसे ही रहेगा.
है ना। हाँ वो मैं बताता हूँ। एसटीपी का ये जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा पहले का डाटा मतलब कि 90s का डाटा, 90 से पहले का, ठीक है, 1990s के पहले का। ये फिर बाद में जाकर के ना अपडेट हुआ है, ठीक है। तो अभी जितने भी बुक्स हैं हमारे पास उसमें अपडेट ये नहीं हुआ है कि एस टी पी इज नाउ हैज डिफरेंट वैल्यूज। तो अब क्या है कि ना नाउ एस टी पी या फिर जो आप एन टी पी बोल रहे थे विच इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एस टी पी, ठीक है। सो एस टी पी इज टेम्परेचर 273 केल्विन, और प्रेशर में चेंज लाया गया है विच इज, पहले इनिशियली 1 एटीएम लेते थे लेकिन अब 1 बार लेते हैं, which is a unit of pressure, and this 1 bar is 10 raised to the power 5 newton per meter square, 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, तो इसमें अब आएगा आपका 22.7 लीटर, ठीक है, इस डाटा के हिसाब से। लेकिन हम अभी अभी यही वाला डाटा लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ना अभी अपडेट नहीं किया गया है ये डाटा जो है। क्योंकि थोड़ा हेक्टिक भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पहले से 22.4 लीटर के बेसिस पे बने हुए हैं, तो आंसर्स में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, फिर डाटा चेंज करने के बाद बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, इसीलिए अभी भी जो है 22.4 आपको बहुत सारे बुक्स में दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि जेई मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो वी आर गोइंग टू फॉलो द एनसीईआरटी व्हिच इज दिस, ये जो न्यू डाटा है, अपडेटेड डाटा है, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नहीं, दिस इज एसटीपी। एनटीपी, देयर इज नो सच थिंग एज एनटीपी, ठीक है। देखो एनटीपी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। हमारे लिए बस एसटीपी का महत्व है, ठीक है, हमें बस एसटीपी पढ़ना है। एनटीपी का जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग अलग कंट्रीज या फिर अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन यूज करते हैं। कहीं कहीं आपको एनटीपी में दिख जाएगा कि टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस विच इज 298 केल्विन और प्रेशर इज 1 एटीएम, कहीं कहीं 273 लेते हैं और प्रेशर 1 बार लेते हैं। तो अगर आपको बुक्स में एनटीपी दिख रहा है, ठीक है, सो आप उस बुक में 22.4 लेकर के सॉल्व कर लो, आंसर जो आपका आएगा, अगर उस बुक में 22.7 लेके सॉल्व किया होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लो 22.4 और 22.7 में कितना ही ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो आपका अप्रॉक्स आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट। तो आप 22.4 लेकर के सॉल्व करो। हाँ, भले जैसे मैंने बोला कि जेई मेंस में अगर पूछते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एसटीपी, तो आप यही बोलोगे कि द प्रेशर इज 1 बार एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन, और इसमें जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस is 22.7 liters, right? So this is what is Avogadro's law is talking about, कि यहाँ पे देखो जैसे गैस के नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है ना कोई चीज कि उसका वॉल्यूम कितना आएगा, एक टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे, राइट। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain equal number of molecules, right? तो दिस इज ट्रू फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमें हमने अभी सॉल्व किया वो, राइट। तो अगर हम लोग जैसे देखते हैं एक एग्जांपल कि H2O बनाना है हम लोग को और H2O वेपर बना रहे हैं,
तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया और इसमें भी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया एंड वी हैव 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो यहाँ से ये दिख रहा है आपको कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड and 1 volume of oxygen is used to get 2 volumes of water vapor, right। तो ये आपको जो है वॉल्यूम H2O मिलेगा यहाँ से। this figure is nothing but this equation। कौन सा इक्वेशन है? the formation of H2O, कि H2 गैस लिए और O2 गैस लिया to form H2O गैस। ठीक है, जब बैलेंसिंग कर रहे होंगे तो वी हैव टू डू दिस बैलेंसिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन द पिक्टोरियल फॉर्म कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग भी ऐसे रीड कर सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 reacts with 1 molecule of O2 to give 2 molecules of H2, right। वॉल्यूम्स के टर्म्स में भी हो गया और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी हो गया, मोल्स के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि 2 moles of H2 react with 1 mole of O2 to give 2 moles of H2, right। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में कि एट STP 44.8 लीटर H2, क्योंकि 2 मोल्स है ना, तो 44.8 लीटर्स H2 react with 22.4 liters O2 to give 44.8 liters H2। ओके, ये केमिकल रिएक्शन को ऐसे पढ़ा जाता है या फिर ऐसे समझा जाता है। इट इज समथिंग एज दैट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन इज लाइक कि 2x plus y is z is 2z सपोज, राइट। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो आपको जो है बस x, y और z का वैल्यू पुट करना है एंड यू विल गेट द इक्वेशन। जैसे देखो एक रिएक्शन देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन और ऑप्शन में एक ही पेज में कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो आंसर करने में। ये देखो, एक बार इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं क्या करना है इसमें। ओके, आ गया आंसर, वेरी गुड। सो वेरी गुड। तो यहां से, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड रोहित, नेहा, संदीप,
Supratik, Banu, you guys are absolutely right. Priyojyoti Sarkar, Priyojit Sarkar, my bad. Uh, yes, Devjit. So इसके हिसाब से जो आंसर आपका आना चाहिए वो डी आना चाहिए नहीं. So रिएक्शन में यही कह रहे हैं कि द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, राइट. So consider an initial reaction mixture as shown in the diagram. Assume that the reaction illustrates above gases completion, above goes completion, and the product mixture can be represented by. ठीक है, तो इसमें जो आपका वेकेंट सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन, और ये जो ब्लैक सर्कल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन. सो वी हैव a one molecule of carbon monoxide, 4 molecules of carbon monoxide, और ऑक्सीजन का देखेंगे तो वी हैव 3 molecules of O2, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन सकते हैं, ठीक है. सो वी कैन डू दैट बाय बैलेंसिंग दिस रिएक्शन. जो रिएक्शन ऊपर दिया हुआ है दैट इज नॉट बैलेंस्ड, फाइन. तो इसको आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, हाफ मल्टीप्लाई करके, या फिर 2 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे. मतलब यू कैन मल्टीप्लाई 2 इन कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे भी हो जाएगा, फाइन. ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको दिखेगा कि जो ऑक्सीजन है उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बच जाना चाहिए, राइट. क्योंकि जो रेशियो में, जिस रेशियो में कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन मोनोक्साइड, वो रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है इसका, ऑक्सीजन इज टू कार्बन मोनोक्साइड का. ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 combines with 2 molecules of carbon monoxide, राइट. तो इस हिसाब से आपके पास 2 molecules यहां से जाएगा और इट विल रिएक्ट विथ ऑल 4, सो बचेगा इसमें से A, विच इज ऑप्शन डी, राइट. इसमें हम लोग और भी चीजें बात कर सकते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट. सो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि पहले कंज्यूम हो जाता है ना, जो सबसे पहले कंज्यूम होता है. और सबसे पहले कंज्यूम हुआ है इसमें कार्बन मोनोक्साइड, है ना. देखो कार्बन मोनोक्साइड एक भी नहीं बचा लास्ट में, एट द एंड ऑक्सीजन बच गया, ठीक है. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे रिएक्शंस में वी कैन से दैट O2 इज excess reagent and CO is limiting reagent, right. Limiting reagent क्या होता है, the reagent which limits the product, ठीक है, क्योंकि वो पहले खत्म हो जाता है, right. So we can say that the limiting reagent limits the amount of product and gets consumed first. ठीक है, सबसे पहले वही खत्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट के कैलकुलेशंस में. सो व्हाट इज मोल एंड हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड. ओके, so 1 mole is the amount of a substance
that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग 12 ग्राम C12 लेते हैं, ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप है विच इज C12. So if we take 12 gram of C12 atoms, then the number of particles, yeah, the number of atoms present in the 12 gram of carbon is known as mole, 1 mole. Okay. So from the experimental data, we have mass of one C12 atom, which is 1.992648 into 10 to the power 23 gram. ठीक है, माइनस 23 ग्राम, नॉट 23 ग्राम, गलत लिखा है यहाँ पे. ठीक है, ये माइनस 23 ग्राम होना चाहिए. राइट. सो इफ वी से कि 1 मोल कितना होगा, तो वी कैन से कि 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइडेड बाई दिस मच, right, which gives us the value of 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Right, यहाँ पे भी 10 to the power minus 23 होना चाहिए. 10 to the power minus 23. Right. पहला स्टेटमेंट देख के तो ये लगता है कि यार अब मतलब हर बार थोड़ी काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं. काउंट करना तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल. सो दिस इज अनदर मेथड विदाउट फिजिकल, जो से कोलू का बैल टाइप काम करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डू मैथमेटिक्स और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हम ये सब सारी चीज़ें निकाल सकते हैं. और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया, दैट रिजल्ट सजेस्ट दैट 1 मोल ऑफ एंटिटी इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ठीक है, कोई सोच रहा होगा कि यहाँ तो 6.022 पढ़ा था मैंने, लेकिन बात यह है कि 6.022 बोलो या 6.023 बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज वेरी हाई. इसका बहुत बड़ा नंबर है, 10^23 एंटिटी. ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक कि अगर मैं एक ओशन में एक बूंद पानी डाल रहा हूँ, इट इज समथिंग लाइक दैट. राइट. सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस. आप कैलकुलेशन के लिए 6.02 यूज कर सकते हो या 6 भी यूज कर सकते हो कभी कभी, या 6.023 अगर यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो एंटिटी का मतलब ये है कि एंटिटी मीन्स एनीथिंग है. एंटिटी मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाटएवर द पार्टिकल इज. एंटिटी को मतलब कुछ भी ले सकते हो. 1 मोल आटे का पार्टिकल, ठीक है, 1 मोल राइस का पार्टिकल, है ना. हम लोग एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं ना कॉन्सेप्ट को थोड़े बड़े प्रोडक्ट्स में. तो आप कुछ भी ले लो, कितना आपको कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसका अगर 1 मोल बोलेंगे तो दैट 1 मोल शुड कंसिस्ट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, so 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड will be equal to Na molecule of CO2. This is known as Na, एवोगाड्रो कांस्टेंट. ठीक है, इसको Na या N0 से भी दिखाते हैं. ठीक है, मैं Na से दिखाऊंगा, दैट इज द स्टैंडर्ड यूज. किसी किसी बुक्स में N0 से भी दिखाते हैं. ठीक है, सिमिलरली इन 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल में CO2 में हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन अगर कोई पूछे तो 1 Na है कि नहीं. कैसे आया ये? अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ले लूं, 1 मॉलिक्यूल CO2, ये किससे किससे बना है? 1 एटम कार्बन से एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से. राइट. तो मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट यूनिटरी मेथड, हाउ वेल यू कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड. ठीक है, 2 रुपए का एक अंडा, तो 1 रुपए में कितना अंडा मिलेगा, दैट इज व्हाट इज यूनिटरी मेथड. फाइन. सिमिलरली यहां पे भी हम लोग यही करेंगे कि इफ वी हैव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, उसमें एक एटम कार्बन का होगा, तो Na मॉलिक्यूल अगर मैं ले लेता हूं
तो Na मॉलिक्यूल में Na एटम कार्बन का होना चाहिए, जो कि वही लिखा है ना। Na molecule CO2 means 1 mole CO2, right? Is relation. Similarly, we can also say कि in 1 mole CO2 2 Na atoms of oxygen are present. देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 1 Na मॉलिक्यूल में 2 Na atoms of ऑक्सीजन होगा, है कि नहीं। सो इस हिसाब से जो है आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो और मोल कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर में मैं यही करूंगा, वी वुड बी अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम definitions and some terminologies which we are going to use. For example, atomic mass. So atomic mass is what? The mass of one atom relative to another by experimental means. For example, atomic mass हम कैसे define करते हैं? Atomic mass is measured in terms of AMU या U. AMU means atomic mass unit, right? And U मतलब unified mass. AMU is atomic mass unit. ठीक है, ये इसका यूनिट है एटॉमिक मास का। तो one atomic mass unit, which is 1 AMU, is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon atom, ठीक है, 1 C12 atom। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? 1 AMU is 1/12 of the mass of 1 C12 atom, राइट। और यहाँ पे अगर मैं मास ऑफ 1 C12 एटम पुट कर दूं, विच इज वी नो कितना था ये, 1 मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसको मैं यहाँ अगर पुट कर देता हूँ इस जगह पे, तो 1 AMU का वैल्यू आ जाएगा, 1 AMU इज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, राइट। और अदर टर्म्स में अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट दैट इज 1/Na। सो 1 AMU इज 1/Na ग्राम, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 16 AMU। अगर मैं बोलता हूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम, राइट। तो जब एटम या मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास, तो उसको एमयू में लिखेंगे। अगर 1 मोल का लिखेंगे तो उसको ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज 16 AMU is known as atomic mass of oxygen atom, and 16 gram is known as the gram atomic mass, ठीक है, इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये कैसे आया 1 मोल इज इक्वल्स टू 16 ग्राम? आप देख लो, वन एटम का मास है 16 AMU, राइट। सो 1 मोल मीन्स Na एटम, है ना। तो Na एटम का कितना होना चाहिए मास? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि 1 एटम ऑक्सीजन, इसका मास है 16 AMU। तो Na एटम ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16 AMU into Na, राइट। और वी नो कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, तो 16 इंटू 1/Na इंटू Na ग्राम, यहां से आ जाएगा आपका 16 ग्राम, राइट।
देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते, एक एक सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसमें समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। तो एज पर डेफिनेशन, ये हमारे डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी यूनिट का अगर फॉर्मेशन होता है ना, तो वो दैट इज मेड बाय ह्यूमंस, राइट। फॉर एग्जांपल किलोमीटर, किलोमीटर कैसे नापते हैं? किलोमीटर नापते हैं कि आपका लाइट जो है वो 1 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है, राइट। उसके हिसाब से आप मीटर्स या फिर किलोमीटर्स को नापते हो, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि किलोग्राम कैसे नापते हैं, तो देर इज वन स्टोन और देर इज वन ब्रिक जो कि आपका स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज में रखा हुआ है, और उसके बेसिस पे हम लोग 1 kg लेते हैं, दैट इज आवर स्टैंडर्ड थिंग, राइट। तो मान लो कि जो पुराना जमाने में जो जिसने डिफाइन किया होगा कि 1 किलो मैं इसको बोलूंगा, इस पत्थर को बोलूंगा, अगर मान लो कि वो थोड़ा क्या बोल सकते हैं, दिमागी तौर से थोड़ा खिसका हुआ होता, या फिर उसको थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि सनकी होता, तो वो क्या करता कि वो बड़ा पत्थर लेता और बड़े पत्थर को लेकर के बोलता कि नहीं अब मैं इसको 1 किलोग्राम बोलूंगा, राइट। तो हम लोगों को अब अभी अगर वो उस टाइम पे डिफाइन करता तो हम लोगों को अभी 1 किलो में ज्यादा अमाउंट मिल रहा होता, है ना। तो जब भी कोई यूनिट डिफाइन होता है तो दैट यूनिट इज बीइंग डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन रेफरेंस, राइट। तो दैट रेफरेंस इज आर कार्बन C12, ओके। और कार्बन C12 जो है दैट हैज बीन चेंज्ड from time to time. Initially what we have is hydrogen as a reference. Initially जब बहुत पहले जब define किया गया था, तो we don't have any method to find out the mass of atom. तो हमने क्या किया कि हमने हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन का मास आर्बिट्रेली 1 डिफाइन कर दिया, एंड वी सेड कि 1 mu इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लकीली जो है वो सही था, क्योंकि हाइड्रोजन का मास अभी भी 1 ही आता है अगर कार्बन लेते हैं तो। फिर बाद में जाकर के ऑक्सीजन चेंज हो गया, तो इनिशियली हिस्टोरिकली फिर ये डिफिनेशन चेंज हुआ था, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये बोला कि दैट इज 1/16 ऑफ द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। फिर लेटर ऑन जाकर के कार्बन आ गया। अब कोई पूछेगा कि कार्बन ही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया, तो ये देखा गया कि कार्बन 12 लेने से जो दूसरे एटम्स का मास आता है वो इंटीजर आता है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आता। इसीलिए कार्बन को एक रेफरेंस माना गया ताकि कैलकुलेशन में इजी पड़े, राइट। अब ये भी डाउट हो सकता है किसी को कि यार रेफरेंस लेने की क्या जरूरत है। तो रेफरेंस के लिए ये इसलिए जरूरत है क्योंकि आप किसी भी नॉर्मल दुकान में भी जाते हो तो जो बैलेंस होता है उसके पास, वो आपको सामान बैलेंस कैसे करके देता है? बाई पुटिंग अ ब्रिक ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ 500 ग्राम, एक बटकरा होता है उसके पास, उसको वो दूसरी साइड रखता है, जो सामान आप खरीद रहे हो उसको एक साइड रखता है, राइट, एंड देन ही मेजर शिट आउट। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक रेफरेंस है, राइट, वेट मेजर करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक रेफरेंस लेना है, दिस रेफरेंस इज C12 atom. Now on this basis we have a question which suggests कि if we consider that 1/6 in the place of 112, ठीक है, 112 की जगह 1/6 अगर होता, the mass of the carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, then the mass of 1 mole of the substance will, mass of 1 mole of the substance, right, 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा? ठीक है रोहित, देखते हैं, नहीं देखते हैं क्या होगा, दिस इज अ सॉल्व एग्जांपल, देख लेते हैं क्या होता है। चलो, तो नए डेफिनेशन के हिसाब से देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, एक बार समझने की कोशिश करो। बिल्कुल भानु, ठीक है। तो हम हमारे पास जो नया डेफिनेशन है 1 AMU का, वो दिस इज 1 AMU डबल डैश, दिस इज नाउ 1/6 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम, राइट। इसको मैंने क्या किया, इसको ओल्ड AMU में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो सो दैट वी कैन हैव अ रिलेशन बिटवीन द न्यू AMU एंड द ओल्ड AMU। तो ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऊपर नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 2, ये आपका 1/12 आ जाएगा और ऊपर 2 रह गया, ठीक है। सो दैट इज 2 इंटू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C12 एटम।
तो न्यू एएमयू और ओल्ड एएमयू में एक रिलेशन आ गया कि 1 एएमयू न्यू इज इक्वल टू 2 एएमयू ओल्ड, ये कह सकते हैं ना। ठीक है, दिस इज न्यू according to the new definition and this is according to the old definition. So what is happening is कि जैसे ही हमने definition change किया तो हमारा Na का जो value है ना वो भी change होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप यहाँ से देखो तो we could say कि 1 AMU कितना होता था, 1 by Na होता था, राइट? मैं आ रहा हूँ आपके डाउट पे, एक बार देख लो पहले। 1 AMU क्या होता था, दैट इज 1 by Na, तो 1 AMU इज 1 by Na डबल डैश, ये हमारा Na नया Na है, नया एवोगाड्रो नंबर है ग्राम, दैट इज इक्वल टू 2 by Na विच वाज ओल्ड, जो हमारा है वो ग्राम है, राइट? तो नया न्यू Na और ओल्ड Na में रिलेशन क्या है कि भाई जो हमारा न्यू Na है दैट इज आवर ओल्ड Na डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, which means that this is going to be 3.01 into 10 raised to the power 23, इतना इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग न्यू एटॉमिक मास निकालें तो न्यू एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, द एटॉमिक मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाई Na, राइट? तो यही लिखा है हमने, Na डबल डैश एंड AMU डबल डैश का मल्टीप्लीकेशन। सो Na डबल डैश लिखा है Na by 2, ये वाला, and AMU double dash is nothing but that is 1 by Na by 2, which is nothing but that is the old atomic mass. So the new atomic mass is going to be the old atomic mass, right? हाँ बोलो, कोई डाउट पूछ रहा था। हाफ कैसे आ रहा है, यहाँ कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया हुआ है, देखो आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ कुछ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सही है तो मेरा गलत प्रूफ कर दो तो हो जाएगा सही। सो अल्टीमेटली बात यह है कि जो जब भी आप मास के बारे में बात करते हो, राइट, तो मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, है कि नहीं, राइट? जैसे मान लो अभी मैं गया हूं और अभी मैंने लिया 1 किलो चावल, राइट, तो दैट इज 1000 ग्राम ऑफ राइस, लेकिन कोई और बंदा अगर उसको किसी और बटकरे के साथ अगर मेजर करे, है ना, तो उसका मास तो चेंज नहीं होने वाला ना, दैट इज गोइंग टू बी द 1000 ग्राम ऑफ राइस एनीवेयर, मतलब इन अर्थ ऑब्वियसली, एनीवेयर ऑन अर्थ वो हमेशा 1000 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो जब आप एक मोल का मास निकालोगे तो एक मोल का मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट इफ यू कैन सी कि यहाँ पे आपका एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल का मास चेंज होगा, देखो, है ना। अगर मैं बोलूं कि 1 AMU डबल डैश विच इज द न्यू डेफिनेशन, तो दैट इज नाउ 2 AMU ओल्ड, जो ओल्ड हमारा है वो, तो इसमें एक एटम का जो मास है वो चेंज हो जाएगा, राइट? तो आपका डेफिनेशन, आपने जैसे डेफिनेशन चेंज किया तो इस डेफिनेशन के चेंज करने की वजह से दो चीजें चेंज हुई हैं, राइट? क्या क्या चेंज हुआ है? एक चेंज हुआ है आपका मास ऑफ सिंगल एटम, वन एटम, और एक चीज चेंज हुआ है दैट इज द वैल्यू ऑफ Na, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी चेंज हो गया, राइट? तो इन दोनों क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से, अगर मैं आपसे पूछता क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि मास ऑफ वन एटम क्या आ रहा है, तो आंसर डिफरेंट होता, है ना।
लेकिन अब इन दोनों को जब आपको मल्टीप्लाई तो करना है, मास ऑफ वन एटम को मल्टीप्लाई करना है विथ Na, तो यहाँ पे देखो कि दोनों फैक्टर्स जो आपको कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये दोनों फैक्टर्स, राइट। तो आपका Na में भी जो चेंज आया था, जितना चेंज आया था उतना चेंज कैंसिल हो गया AMU के चेंज की वजह से, है ना। एंड बोथ ऑफ देम आर गिविंग अस द ओल्ड एटॉमिक मास, राइट। नाउ ऑन दिस बेसिस लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में मैं आता हूँ, फिर जो है हम लोग फिर टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देखो तो क्या आना चाहिए, और रिप्लाई करो मुझे चैट में आंसर। Okay, Subranil, very good. Sandeep, you're absolutely right. Yes, Samanyo, very good. Priyajot, you're absolutely right. Neha, you're also right. Ritam, I guess you have to check your answer once again. क्या? क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। यस देवजीत। यस सौरदे, यू आर ऑल्सो राइट। सो लेट्स गिव फ्यू मोर मिनट्स, उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छा लगेगा सॉल्व करके। नहीं रोहित, रोहित यू विल हैव टू चेक योर आंसर। रितम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ। अभी बिल्कुल सही आया है।
Sen, you are also right. Very good. रोहित आ रहा है? सॉल्व कर रहे हो? करो करो। वही वैसे ही करो जैसे पहले वाला किया था, ओल्ड और न्यू बना लो और देखो फिर कितना आता है। चलो ठीक है, गोविंदा यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड। नहीं, रोहित बी तो नहीं होगा। भानु यू आर आल्सो राइट, सो लेट्स सी क्या आंसर इसका। ऑप्शन डी विल बी राइट। बहुत लोगों को ऑप्शन डी आया है, सो आई एम गेसिंग कि ऑप्शन डी इज राइट, राइट। सो यहाँ पे भी हम लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना है कि एटॉमिक मास यूनिट इज रीडिफाइंड बाय सेटिंग वन यूनिट इज इक्वल टू 1/8 द मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन सी कि न्यू एएमयू और ओल्ड एएमयू में क्या रिलेशन, राइट। तो व्हाट वी कैन से कि नाउ आर वन एएमयू, न्यू न्यू वाला एएमयू, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ओल्ड एएमयू के हिसाब से मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता था? 16 एएमयू, है ना। इट मीन्स दैट वन एएमयू इज 2 एएमयू ओल्ड। ये रिलेशन आ गया, ठीक है। ओल्ड एएमयू, ये न्यू ओल्ड एएमयू है और दिस इज न्यू एएमयू का यूनिट है। So now we need to find out कि what will be the mass of C12 atom, right? तो C12 atom का मास निकाल सकते हैं हम लोग, कितना होगा उसके हिसाब से आपका ये मास आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा चलो पूरा सॉल्व ही कर देते हैं। C12 का अगर आप मास देखोगे तो दैट इज 12 AMU ना, which is in 12 AMU, which is in old AMU। जो पहले वाला डेफिनेशन था इसको न्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, which is nothing but that is 2 into या फिर 6 into 2 AMU, which means कि ये 6 AMU डबल डैश हो जाएगा, राइट। और यहाँ से फिर हमारे पास मास भी आ जाएगा, which is 6/Na डबल डैश ग्राम्स। ठीक है, Na डबल डैश आपका यहाँ से आ जाएगा इसको रिलेट करके। ठीक है, सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि द मास ऑफ वन C12 एटम कितना चेंज हुआ है, राइट। इसमें आपका मास कितना होता था 1.99 इंटू 10⁻⁻23, और नॉर्मली अगर आप C12 का मास देखो तो C12 का मास कितना आता था 1.99 इंटू 10⁻⁻20। तो दैट इज नॉट has changed, this mass is not going to change, right। क्योंकि हम अगर ग्राम में लिखेंगे कोई चीज तो वो चेंज नहीं होगा, that will be the same as it is। लेकिन AMU में लिखते तो AMU में चेंज होता, राइट। न्यू के हिसाब से हमारा जो AMU आ रहा था, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से वो आ रहा था आपका 6 AMU डबल डैश, राइट। तो दैट हैज बीन डिक्रीज बाय 2 फोल्ड्स, राइट, हाफ हो गया वो डायरेक्टली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी एटम को।
और बेसिकली एटम्स में दो चीजें हैं विच इज इंपॉर्टेंट. वन इज एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, एंड अदर वन इज एटॉमिक मास विच इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय A. तो X अगर हमारा कोई एटम है एंड Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, और इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का प्रॉपर्टी होता है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर दोनों. So this number of proton can be equal to the number of electrons in a neutral atom. अगर atom neutral है तो number of proton number of electrons equal हो जाएगा. ठीक है. Similarly atomic mass या mass number हम लोग define करते हैं by number of neutrons plus number of protons से, which is n plus z. इससे define किया जाता है. तो normally हम किसी atom का अगर atomic mass लिख रहे होते हैं तो we are representing the number of neutrons and number of protons. फाइन. तो जैसे मान लो कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि जैसे हम लोगों ने ले लिया ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 8 एंड 16, राइट. तो इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें 8 हो जाएगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? इसमें भी नंबर इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला है? यहाँ से नहीं, मास नंबर से. मास नंबर इज 16 और यहाँ से प्रोटॉन्स को माइनस कर दिया, विच इज 16 माइनस 8, तो यहाँ से 8 आ गया. चलो एक और देखते हैं, विच इज क्लोरीन. सेवेंटीन एंड दिस इज 35.5. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 70, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 70, न्यूट्रल है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? हैं 18 या 18.5? 0.5 कैसे आएगा एग्जैक्टली? नहीं, तो यही वाला ये जो पार्ट है 0.5 कैसे हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? फाइन. तो ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है अभी क्लोरीन का, ये पार्ट जो है आपका, वो हम पीरियोडिक टेबल में पुट करते हैं. पीरियोडिक टेबल में ये पार्ट, ये 35.5 इसीलिए आया है क्योंकि क्लोरीन के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, राइट. और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन का अगर देखो तो कार्बन 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, राइट. तो ये जो 0.5 आ रहा है आपका, ये 0.5 इज नथिंग बट दैट इज बिकॉज ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है. तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं हम लोग? बिकॉज मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, और इनका एक अबंडेंस होता है. अबंडेंस मतलब ऑकरेंस, परसेंटेज ऑकरेंस, राइट, विच इज नोन एज रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस. तो C12 का परसेंटेज अबंडेंस होगा 98.892. ये हमें निकालने की जरूरत नहीं, दैट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट, है ना. ये कैसे फाइंड करते हैं? बहुत सारे जगहों से, अलग अलग जगहों से सैंपल कलेक्ट करते हैं. उस सैंपल्स में देखते हैं कि कार्बन 12 कितना है. पहले तो कार्बन सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें फिर देखते हैं कि कार्बन 12 कितना है, कार्बन 13 कितना है और कार्बन 14 कितना है, और उन सारे सैंपल्स में जो भी आंसर आया उसको एवरेज आउट करके हम एक रिजल्ट लिख देते हैं, राइट. तो नॉर्मली जो नेचर में एग्जिस्ट करता है कार्बन, वो कार्बन 12 एग्जिस्ट करता है 98.89%, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 99%. ठीक है. और कार्बन 13 जो एग्जिस्ट करता है दैट इज अराउंड 1%, एंड कार्बन 14 जो एग्जिस्ट करता है दैट इज अराउंड 2 रेशियो द पावर -10. ठीक है. तो समन्यु में आ रहा हूँ उस डाउट पे. समन्यु पूछ रहा है कि तो सर क्लोरीन में क्या लिखेंगे, राइट. मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखेंगे. So that is what we are talking about कि why we cannot answer कि 35.5 में कितने number of neutrons होंगे, because that question was wrong. ठीक है. You cannot ask कि average atomic mass ले करके आप ये नहीं पूछ सकते कि इसमें कितना न्यूट्रॉन है या इसमें कितना प्रोटॉन है. You have to take
वन आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। सो क्लोरीन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, बट द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट विच वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास, राइट। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम लोगों को कार्बन का मास एक पीरियोडिक टेबल पे रखना है, पीरियोडिक टेबल में बताना है कि क्या मास होगा, राइट। अदरवाइज कार्बन का मास हो सकता है आइदर 12, आइदर 13 या आइदर 14, ठीक है, बिकॉज दीज आर द आइसोटोप्स। लेकिन हमें इनके परसेंटेज अबंडेंस को देखते हुए, ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस को बेस लेते हुए हमें पीरियोडिक टेबल में कार्बन का मास रखना होगा, राइट। तो फ्रॉम दिस एबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन विल कम आउट टू बी, कैसे निकालेंगे इसको, द परसेंटेज ऑफ C12 इंटू 12, परसेंटेज ऑफ C13 इंटू 13, परसेंटेज ऑफ C14 इंटू 14, ठीक है। यहां से आपका आ गया 12.011, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द C12, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई देगी। तो हमने जो क्लोरीन का वैल्यू लिया था ना 35.5, वो 35.5 हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल से लिया था। क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं वो आइसोटोप्स होंगे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है, दो आइसोटोप्स होंगे क्लोरीन के। तो आइदर आप 35 से पूछ सकते हो या 37 से पूछ सकते हो, आप एटॉमिक मास फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल निकाल करके उससे नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम लोग बता नहीं पाएंगे, बेसिकली बात ये है, राइट। पूछ तो सकते ही हैं लेकिन वो दैट क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग कि अगर एटम हमारे पास X है और इसके 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं, और जैसे XA, XB एंड XC, ठीक है, विथ एटॉमिक मास स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। इसका अगर रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस है P%, XA का, XB का है Q% और XC का है R%, और इसका एटॉमिक मास एज इट इज जो मेंशन है वो लिखा हुआ है A, B एंड C। तो इसमें जो एवरेज एटॉमिक मास हम लोग लिखेंगे, दैट एवरेज एटॉमिक मास विल बी द परसेंटेज P multiplied by mass A, P multiplied by A, Q% multiplied by B एंड R% multiplied by C। यहां से आपका परसेंटेज अबंडेंस आ जाएगा, राइट। जैसे देखो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सॉल्व करके देखो। ऑन दिस बेसिस क्या आना चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। जिनका 3 सॉल्व हो जाए वो 4 भी सॉल्व कर लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और क्या समन्यु, आपका डाउट ये क्लियर हो गया कि 35.5 में क्या बोलेंगे? ओके, वेरी गुड। ओके गोविंदा, ऑलराइट सुप्रतीक, वेरी गुड। अच्छा सौहर्द, एक बार कैलकुलेशन देखो क्योंकि आपका थोड़ा अलग आंसर आ रहा है, 3 लोगों का एक आंसर है, आपका थोड़ा अलग आंसर है, मे बी पॉइंट्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, देखो। यस है, ओके गोविंदा का भी ये आ रहा है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आना चाहिए, डिस्पेरेंसी नहीं होना चाहिए आंसर्स में। ओके, हाँ तो सुप्रतीक यू हैव टू चेक योर आंसर वंस अगेन, और नेहा आपको भी एक बार आंसर चेक करना पड़ेगा, गोविंदा आपको भी आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा, सौहार्द्य यू हैव टू चेक योर आंसर टू। अच्छा आप क्वेश्चन 4 का बात कर रहे हो, ओके ओके ठीक है ठीक है, क्वेश्चन 4 का बात करो तो ठीक है, यस 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 ठीक है, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 5% इंटू 54, 90 इंटू 56 एंड 5% इंटू 57, इस फॉर्मूला को लगा के,
तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 55.95। ठीक है, फोर्थ का देखिए, फोर्थ का कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया था। वेरी गुड सुप्रतीक। यस नेहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस रितम, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रियज्योति, प्रियज्योति यू आर आल्सो राइट। वेरी गुड। हाँ देवजीत। हाँ रितम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गोविंदा आप भी सही हो। नेहा यू आर आल्सो राइट। Samanyu, I think you will have to see. You have to see for the question number 5. ओके, एक बार मैं दिखाता हूँ, एक बार क्वेश्चन 4 5 डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा 3। ठीक है, सो फोर का, हाँ अब सही है समझ लो। फोर्थ का आंसर आपका आएगा ए, नहीं, ए में 2 मोल्स हैं, ऑप्शन ए में दिस इज 2 मोल्स, दिस इज 1 मोल, राइट, दिस इज 1.5 मोल एंड एजी के लिए दिस इज 1 मोल। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 2 मोल्स में होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 जो सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रियजोत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देवजीत, भानु, समन्यु, बिल्कुल सॉल्व दिया। जी हाँ गोविंद। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि 1 मोल P4 कंटेन्स, 1 मोल P4 कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ P, ये तो गलत है। बी कह रहा है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ P, गलत है। 4 एटम्स ऑफ P बोलते तो थोड़ा बहुत सही होता, लेकिन दैट वोंट बी एन आंसर। दैट इज 1/4 इंटू Na एटम्स ऑफ P, ये भी गलत है। और ये आपका इतना एटम्स, दिस इज नथिंग बट दैट इज 4 इंटू Na, राइट, एटम्स। तो इससे डी आंसर आ जाएगा फिफ्थ का। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाँ बिल्कुल भानु, बिल्कुल। देवजीत आप भी सही बोल रहे हो, वेरी गुड।
एग्जैक्टली प्रयोजक। सैंतन आपका भी सही आ रहा है, सुप्रतीक आपका भी बढ़िया है, सही है। 7 हो गया तो 8 करो, 8 वाला देखो। बिल्कुल रितम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस गोविंद, देखते हैं क्या आ रहा है लोगों का 8 का आंसर। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है, आई हैव टू सी। तो चलो पहले 7 डिस्कस कर लेते हैं, फिर 8 में आते हैं, 8 का भी डिस्कशन करते हैं। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहिए, जिनका हो गया है 7 उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका नहीं हुआ है 7 उनके लिए बता देते हैं। ऑप्शन जो आएगा वो आपका बी आंसर आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए बस आप ये कर सकते हो कि 0.15 मोल ऑफ P2Q3 इज 15.9 ग्राम। तो एक इक्वेशन यहाँ से बना लीजिए, विच इज 2 इंटू मास ऑफ P प्लस 3 इंटू मास ऑफ Q, ये जो आपका आ रहा है, ठीक है, इंटू 0.15 इज इक्वल टू 15.9। एक इक्वेशन ये आ गया, और दूसरा इक्वेशन आएगा आपका 0.15 इंटू मास ऑफ P प्लस 2 इंटू मास ऑफ Q, ये दूसरा इक्वेशन आएगा विच इज 9.3। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप मास ऑफ P और मास ऑफ Q निकाल सकते हो। यहाँ से आपका बी वाला ऑप्शन सही आएगा। Yes, Govind, you're absolutely right. Sandeep, Devjit, Ritam, Sayantan, Bhanu, you guys are absolutely right. समन्यु आप एक बार फिर से चेक करो कैलकुलेशन। यस सौहर्द, वेरी गुड। प्रियजीत, you're also right. यस सुप्रतीक। तो 8th में भी हम लोग कैसे कर रहे हैं कि वी नो कि देयर आर ओनली 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो एक का परसेंटेज मान लेते हैं, दिस इज ए परसेंट, और कॉपर 65 का परसेंट मान लेते हैं 100 माइनस ए, क्योंकि दोनों का परसेंटेज अगर मिलाएंगे तो वो 100% आना चाहिए, राइट। तो वी कैन से कि ए बाई 100 इंटू 63 प्लस 100 माइनस ए डिवाइडेड बाई 100 इंटू 65 इज इक्वल टू 63.5। यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ जाएगा जो आंसर है, विच इज सी।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समन्यु, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, व्हाट इज द इशू? ओके ओके ओके, तो आई गेस कि क्वेश्चन नंबर 8 सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड नेहा, संदीप, सुप्रतीक, you guys are absolutely right. Yes, Sayantan. Exactly, Saurabh, you're absolutely right. आपका भी सही आ रहा है। तो इसको भी जो है सॉल्व हम लोग कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, राइट? बिल्कुल समन्यु। गोविंदा, आप भी सही हो। वेरी गुड रितम। तो इसमें प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वी हैव दिस डाटा विच इज सेइंग कि 10 रेज़ टू द पावर 11 एटम, इनका मास जो है वो है 5.313 पिकोग्राम्स विच इज 10 रेज़ टू द पावर -12 ग्राम, है ना? प्रीजोत, यूर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग वन एटम का मास देखें तो वन एटम इज इक्वल टू 5.313 into 10 raised to the power -12 divided by 10 raised to the power 11, नहीं। और अगर हम लोग 6.023 into 10 raised to the power 23 एटम्स का निकालेंगे which is exactly equals to 1 मोल, राइट? तो ये आपका 5.313 into 10 raised to the power -12 into Na divided by 10 raised to the power 11, ये आ जाएगा। यहाँ से जो आपका ऑप्शन आएगा दैट ऑप्शन वुड बी सी, 32 ग्राम्स। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 32 ग्राम्स आंसर आया हमारा। ठीक है, तो इस हिसाब से यूनिटरी मेथड हेल्प कर सकता है आपको सॉल्व करने में। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज विच इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी एक कंपाउंड में किसी एक एटम का निकालते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड में एक एटम का कितना परसेंटेज है मास, उसके बारे में
जब हम लोग बात करें तो वी कैन से दैट कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन इस एटम का कितना है इस कंपाउंड में। जैसे परसेंटेज mass percent of an element in a compound is equal to mass of that element in the compound divided by molar mass of the compound into 100. For example, अगर हम लोगों ने जैसे मीथेन लिया CH4, इसमें if we want to find out the mass percent of carbon, so that is the mass of that element in the compound which is 12, carbon का mass 12 है, overall molar mass of the compound is 16 multiplied by 100, तो ये आपका 75% आ गया। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो ये मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, हाइड्रोजन का मास कंपाउंड में कितना है 4 और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड है 16। ठीक है, तो वो ओवरऑल आ गया आपका 25%। इस हिसाब से हम लोग किसी भी एटम का ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। सपोज कि हमारे पास C2H5OH है ना, तो इसमें क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं, कितना आएगा ये। सिमिलरली मुझे बताइए परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और मुझे साथ में ये भी बताइए परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का 12 लेना है, हाइड्रोजन का 1 लेना है और ऑक्सीजन का 16 लेना है मास। कार्बन 52%, सबका यही आ रहा है 52%। वेरी गुड, तो सबका 52% आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 52%। कैसे निकाला, 12 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, राइट, तो वहां से आ जाएगा मोलर मास 24, 16, 40, 46, 46 आना चाहिए, so that is 24/46। हाइड्रोजन का 13 आएगा, राइट। एग्जैक्टली अगर बोले तो ये जो आ रहा है आपका परसेंटेज वो 52.2% या 17% के आसपास आ रहा है ना। और हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 13.02, ऑक्सीजन 35% आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि दिस इज एनी फॉर्मूला विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में B2H6 के बारे में पढ़ा था, तो B2H6 वाज द मॉलिक्यूल and the monomer of B2H6 is BH3 which is represented in the simple whole number ratio, right। तो simplest whole number ratio में जब किसी compound का formula लिखेंगे तो that is an empirical formula। So the empirical formula represents the simple whole number ratio of the various atom present in the compound, and the molecular formula is the exact number of the atoms present in the compound, right। So for example, जैसे BH3 is the empirical formula of B2H6, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो नॉर्मली यही करते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला multiplied by n is equal to molecular formula। फॉर एग्जाम्पल, जैसे B2H6 के लिए n का वैल्यू क्या है 2, राइट, क्योंकि BH3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट B2H6। सिमिलरली जैसे अगर हम बेंजीन लेते हैं C6H6, तो दैट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C6H6 इज CH, राइट, क्योंकि इसमें अगर हम लोग 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड गेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। तो इसी बेसिस पे
जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पे, हाउ टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. So for example, एक क्वेश्चन लिया मैंने, the compound contains 4.07% of hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. तो आप ये देख लो, ये सबको ऐड करेंगे तो ये 100% आना चाहिए, वो जो भी आ भी रहा है. ठीक है. सो इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम. व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज. तो कुछ स्टेप्स है ऐसे सॉल्यूशंस निकालने के लिए. So for that I am following the steps. The first step is the conversion of mass percent to grams. ठीक है. तो हम ये मान लेते हैं कि 100 ग्राम्स कंपाउंड ले लेते हैं. 100 ग्राम कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, जो यहाँ परसेंट है वही होगा, विच इज 4.07 ग्राम. कार्बन का परसेंट के हिसाब से इसका मास कितना हो जाएगा, 24.27 ग्राम. और क्लोरीन के हिसाब से हो जाएगा इसका 71.65 ग्राम. मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद what we have to do is कि we have to convert it into the number of moles of each element. तो सबका जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है, उससे मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ. ठीक है. तो जैसे हाइड्रोजन का अगर डिवाइड किया तो आई हैव टेकन द मास ऑफ हाइड्रोजन टू बी 1.008. ठीक है. आप डायरेक्टली 1 ले सकते हो, बिकॉज मैं तो ये जब लिख रहा हूँ तो ये बुक्स हैं मेरे पास, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे तो मास आपका हाइड्रोजन का आप तो 1 ही लोगे ना. सिमिलरली कार्बन का मास आप 12 लोगे, लेकिन आई हैव टेकन 12.02. सिमिलरली क्लोरीन का मास जो है वो 13.5 लेके. सिमिलरली आपका एक मोटा मोटा जो आंसर है, अप्रॉक्स आंसर, वो आएगा यहाँ पे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई हैव डन. सो 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008. सिमिलरली 24.27 डिवाइडेड बाय 12.02. और क्लोरीन का फिर सिमिलरली ऐसे ही 71.65 डिवाइडेड बाय योर 35.5. राइट. तो उस हिसाब से जो आपका मोल्स का वैल्यूज है ना, वो मोल्स का वैल्यूज आ जाएगा. राइट. इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग कि डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज obtained above by smallest number amongst them. तो इन सब में जो आपका मोल्स आया है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आप डिवाइड कर दो सबसे, तीनों से. तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारे पास 2.021 है, तो मैंने सबको इसको डिवाइड कर दिया 2.012 से, ताकि हमारे पास एक सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशियो आ जाए. ठीक है. तो उसको डिवाइड करने पे जब आप देखोगे तो इसका वैल्यू 4.02 का वैल्यू आ जाएगा 2. 4.04 divided by 2.021, this is 2. फिर 2.021 divided by 2.021 1. 2.021 divided by 2.01, तो ये आ गया आपका रिलेटिव रेशियो. सो नाउ वी कैन से कि पूरे मॉलिक्यूल में जो रेशियो हाइड्रोजन का है, कार्बन का है और क्लोरीन का है, दैट रेशियो इज इन द ऑर्डर ऑफ 2:1:1. राइट. तो यहाँ से हमारे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, एंड दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl. राइट. देखो 1:2:1. और इधर हमारे पास जो हाइड्रोजन का आया था वो 2 आया था, कार्बन का 1 आया था, क्लोरीन का 1 आया था. तो इस हिसाब से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. सो इन क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मास. राइट. सो दैट मॉलिक्यूलर मास इज 98 पॉइंट समथिंग, विच इज 98.96 ग्राम. राइट. तो इस हिसाब से जो हमने अभी एक इक्वेशन लिखा था, विच इज नथिंग बट दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n. ठीक है. तो ये यहाँ पे n लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट इज इट इज. राइट. सो दिस n कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. राइट. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का अगर मास निकालते हैं, इसमें कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 13 और 35.5. तो उसके हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू आया विच इज 49.48, उससे n का वैल्यू आ गया. अब इसको n को मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में, तो वी वुड गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो दैट्स हाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H4Cl2 केम आउट. ठीक है. ऑन दिस बेसिस लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. देखो कैसे होगा. अगर 11 नहीं होता है तो पहले 12 करिए फिर 11 में आना. ठीक है. लेकिन एक बार 11 ट्राई करके देखो. वेरी गुड गोविंदा. समन्यु, यू आर आल्सो राइट.
Priyojot, I would say कि you'll have to see your answer. Yes, Supratik, you're also right. Bhanu, you'll have to see your answer. यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बजाय ना आपको डायरेक्टली यहाँ पे मास दे रखा है, राइट? सो वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेप 2. Yes, Neha, you are also right. So Hardev, you're also right. Very good. Yes, Priyojot, you are also right. अभी सही आ रहा है. हाँ भानु, अब सही है, बिल्कुल सही है. सुप्रतीक, आप बिल्कुल सही हो. वेरी गुड. गोविंदा, यू आर ऑल्सो राइट. वेरी गुड. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11th में क्या किया हम लोगों ने कि 11th में हमारे पास ऑलरेडी मास दिया हुआ है. ठीक है, तो मास अगर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फॉलो फ्रॉम स्टेप 2, राइट? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है हमारे पास. ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि हाइड्रोजन का मास है 0.1 ग्राम और नाइट्रोजन का मास है 4.2. यहाँ से अगर आप मोल्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 1 और ये आ जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई 14. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आया वो 0.1 और ये जो वैल्यू आएगा वो 0.3 आएगा. तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर देते हैं सबसे, दोनों से. तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ जाएगा आपका 1 एंड 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ जाएगा 3. तो हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन का रेशियो है 1:3. तो इसका इसके हिसाब से जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा HN3, विच इज ऑप्शन सी. ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी आ गया. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. बहुत सारे लोगों ने कर लिया है. अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करके देखो. Soharde, do you have any issue? Bhanu, you're also right. Very good. Sayantan, आप भी सही हो. Soharde, you're also right. Excellent, Govinda.
Very good, very good. So you have got the correct answer. Yes, Supratik, you're also right. Very good. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जब आप सॉल्व करोगे तो यू वुड गेट ऑप्शन बी। ठीक है, एंड इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो वी नो व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन और परसेंटेज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज 40। सो यू कैन फॉर्म एक इक्वेशन बन सकता है हमारा, और साथ में ऐसा भी कर सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो चेक द ऑप्शन, राइट। तो मास ऑफ मेटल दिया हुआ है विच इज 24 ग्राम्स, दिस इज मास ऑफ मेटल, राइट। तो आप ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हो, जैसे M2O है तो N2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 48 प्लस 16 विच इज 64। लेकिन अगर आप इसमें यहाँ पे परसेंटेज ऑक्सीजन देखोगे तो दैट वुड बी 16/64 इंटू 100, जो कि आएगा आपका 25%। सो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर एमओ का चेक करेंगे तो एमओ का कैसे चेक करें, टोटल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 24 प्लस 16 विच इज 40, राइट। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये आ गया आपका 60 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40%, राइट। तो ये सही है, 40% ही दिया हुआ है क्वेश्चन में भी, राइट, इतना होना चाहिए, राइट। तो ऐसे करके आपका ऑप्शन बी आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो आप एक बार घर में क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है। सो यू जस्ट नीड टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वी वुड डिस्कस क्वेश्चन 14 एंड 15 एंड देन विल कैरी ऑन विद द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या समझते हैं और मोल्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं एक रिएक्शन में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सो बाय बाय, टेक